हेलो, जय हिंद। नया चैप्टर शुरू करने से पहले पिछले चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए फटाफट। ठीक है, और बदला करूं क्या? चलो, तो सबसे पहले हमने देखा था कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो मोस्ट लेयर है वो है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। मेंटल की गहराई होती है 2900 किलोमीटर तक, और क्रस्ट का जो आपके लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर तक की गहराई तक होता है। ठीक है, उसके बाद 2900 किलोमीटर के बाद आपका कोर शुरू होता है। आउटर कोर जो है आपका वो लिक्विड है, इनर कोर आपका सॉलिड है। मेंटल का जो अपर पार्ट है, अपर मेंटल, वहाँ एक चीज़ पाई जाती है, उसे बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनो यानी वीक। ये जो पार्ट है वो सेमी लिक्विड यानी कि सेमी सॉलिड है। यहीं से वोल्केनोस को मैग्मा की सप्लाई होती है। ये हमने देखा था। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनके 3 नाम और होते हैं, सियाल, सीमा और निफे। ये हमने देखा था, है ना। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और निकल और फेरस, ये चीज़ें इनमें पाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम ये होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल और आउटर कोर, इनर कोर, इनके बीच में जो ये बॉर्डर्स होती है, इन बॉर्डर्स के नाम हमने रीड किए थे। सबसे पहला कौन सा था? कोनराड डिसकंटिन्यूटी, दूसरा मोहो डिसकंटिन्यूटी, तीसरा रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, चौथा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और सबसे लास्ट में आउटर कोर और इनर कोर के बीच में हमारी थी लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ये हमने देखी थी। उसके बाद हम आए थे अर्थक्वेक्स पर। अर्थक्वेक्स का सबसे जहां से ओरिजिन होता है उसे बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। ओके, और इसके ठीक ऊपर, जैसे पृथ्वी इसके ठीक ऊपर या फिर किसी भी दिशा में जो नियरेस्ट पॉइंट है पृथ्वी के ऊपर, वो इसका क्या होगा? एपिसेंटर होगा। आगे बात समझ में? जैसे मैंने बता दिया था आपको, ये अर्थ है, यहां पर अगर भूकंप आया, ये फोकस है, तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है पृथ्वी के ऊपर? ये है, तो ये एपिसेंटर होगा। मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी ताकि आप हाइपोसेंटर और एपिसेंटर में कंफ्यूज ना हो। मैंने कहा था E फॉर अर्थ एंड E फॉर एपिसेंटर, यानी एपिसेंटर अर्थ की सरफेस पे होता है, सिंपल। उसके बाद हमने देखी थी P वेव एंड S वेव्स। ये दोनों ही बॉडी वेव्स है, पृथ्वी के अंदर अंदर ट्रेवल करती है। S वेव का जो शेडो जोन है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लिक्विड कोर के अंदर से ट्रेवल नहीं कर पाती, इसलिए इसका शेडो जोन 105 डिग्री वेस्ट से 105 डिग्री ईस्ट तक होता है। उसके बाद हमने देखी थी P वेव, जिसका शेडो जोन, ये P वेव लिक्विड में एंटर तो होती है लेकिन मुड़ जाती है ना, यानी ये इसका शेडो जोन होता है 105 डिग्री से 145 डिग्री वेस्ट, 105 से 145 डिग्री ईस्ट। याद है ना? आ रहा है माइंड में सारी चीजें? ठीक है। P वेव जो है वो ऐसे ट्रेवल करती है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल, और इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। S वेव जो है आपकी वो ऐसे ट्रेवल करती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। आगे समझ में? उसके बाद 2 वेव और थी जिन्हें बोलते हैं सरफेस वेव, और सबसे ज़्यादा डेंजरस वही होती हैं। क्यों? क्योंकि आपका मकान जमीन के अंदर नहीं है, जमीन के ऊपर है, तो आपको नुकसान पहुंचाने वाली वेव वो होगी जो जमीन के ऊपर चलती है। यानी 2 वेव होती है, लव वेव एंड रेले वेव। रेले वेव जो आपकी है वो राउंड राउंड मोशन करती है, यानी सबसे ज़्यादा धमाका यही मतलब सबसे ज़्यादा डेंजर यही होती है। ओके, सरफेस वेव्स में भी सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है लव वेव, रेले वेव। और जो लव वेव होती है वो ऐसे ट्रेवल करती है, साइड बाय साइड, समझ रहे हो? ऐसे आगे समझ में, ऐसे आगे बढ़ती है। क्लियर? यहां तक आपका रिवीजन हो गया। उसके बाद आपको अर्थक्वेक के मापने के 2 आपके पास स्केल होते हैं। पहला होता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल का जो पैमाना होता है 1 से 10 तक होता है। ये जो स्केल है वो नापता है कितनी एनर्जी रिलीज हुई उस भूकंप के अंदर। दूसरा होता है
मर्केली स्केल, ये नापता है कि कितना डैमेज उस भूकंप ने दिया, और ये होता है 1 से 12 तक। इतना क्लियर है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि डायरेक्ट सोर्स क्या है ना, डायरेक्ट सोर्स क्या है कि हमें पृथ्वी के अंदर का जो मामला है वो हालात जानने में मिले। तो डायरेक्ट सोर्स हमने देखा था कि डीप ओशन ड्रिलिंग है, उसके बाद डीप माइनिंग है, उसके बाद वोल्केनिक इरप्शंस हैं, है ना, क्योंकि हमें यहाँ से सीधा लावा मिलता है और लावा बताता है कि अंदर जो है वो क्या क्या मामला है पृथ्वी के अंदर, है ना, कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है। और अब तक का डीपेस्ट ओशन ड्रिल कहाँ हो चुका है? कोला, कोका कोला नहीं कोला, ओके, आर्कटिक ओशन के अंदर है, जहाँ 12 किलोमीटर तक का डीप ओशन डीप ड्रिलिंग हो चुकी है। उसके बाद इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था मीटियोर्स, दूसरा ग्रेविटेशन, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड, आगे क्लियर। और एक डीप ओशन ड्रिलिंग भी आपका एज अ इनडायरेक्ट सोर्स काम कर सकती है। हमने देखा था कि पृथ्वी गोल नहीं है, अंडाकार है, और पृथ्वी के ऊपर जो नॉर्थ पोल होता है और जो साउथ पोल होता है वो अंदर की तरफ दबे हुए हैं। क्यों दबे हुए हैं? क्योंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, और जब भी कोई चीज़ आप ऐसे गोल गोल राउंड होती है चीज़, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इसको ऐसा शेप देता है। यानी यहाँ पर अब क्योंकि ये वाली डिस्टेंस के मुकाबले छोटी है, इसलिए यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड भी ज़्यादा होता है। कितना होता है? 10 न्यूटन। और यहाँ पर बाकी सारी जगहों पर कितना होता है? 9.8 के समथिंग होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये हमारा हो गया पार्ट 1 का रिवीजन, चैप्टर 3 पार्ट 1 का रिवीजन। अब पार्ट 2 का रिवीजन देखते हैं। चलो, पार्ट 2 में हमने बात की थी वोल्केनोस की। ओके, वोल्केनोस के अंदर हमने बात की थी कि एस्थेनोस्फीयर से इनको लावा की सप्लाई होती है। जब अंदर होता है मोल्टन रॉक्स तो उन्हें कहते हैं मैग्मा, और जब वो बाहर आ जाती है तो उन्हें हम कहते हैं लावा। ओके, मैग्मा के साथ साथ बाहर और क्या क्या आता है? नाइट्रोजन की गैसेस, सल्फर की गैसेस, क्लोरीन की गैसेस, हाइड्रोजन की गैसेस और आर्गन की गैसेस। टाइप्स ऑफ वोल्केनोस की बात करें तो सबसे पहला होता है शील्ड वोल्केनो, जो कि एक वॉरियर की शील्ड जैसा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उससे जो लावा निकलता है वो बेसिक लावा होता है, जिसे हम बेसाल्टिक लावा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि ये दूरी तक बह पाएगा, और जब ये दूर तक बह पाएगा यानी ये बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ा लंबा, है ना, क्या बनाएगा? वोल्केनो बनाएगा। इसे बोलते हैं शील्ड वोल्केनो। इसका जो मुंह होता है इसे बोलते हैं सिंडर कॉर्न। शील्ड वोल्केनो का सबसे बड़ा एग्जांपल है हवाईयन वोल्केनोस। आज की चैप्टर 4 में हम वोल्केनोस देखने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से हैं। ठीक है, शील्ड वोल्केनोस नॉन एक्सप्लोसिव होते हैं, लेकिन अगर पानी अंदर गया तो ये एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी अंदर जाएगा, भाप बनेगी और भाप से होगा विस्फोट। ओके, उसके बाद हमने देखा था नंबर 2 कंपोजाइट वोल्केनो, या फिर इसको स्ट्रेटो वोल्केनो भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटो वोल्केनो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर से जो लावा निकलता है वो एसिडिक लावा होता है। एसिडिक लावा का मतलब उसमें सिलिका की मात्रा होती है, और सिलिका होता है गाढ़ा, यानी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, यानी वो ज़्यादा दूर तक नहीं बह पाता है। यानी ये आपका वोल्केनो है, इसके मुंह से निकलते ही थोड़ी दूरी जाने पर यही ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है। इसी तरह से लेयर्स ऑफ द लेयर्स बनती जाती है, और इन लेयर्स ऑफ द लेयर्स के कारण ही इस वोल्केनो को कंपोजाइट वोल्केनो कहा जाता है। सिंपल। उसके बाद हमने देखा था कैल्डेरा। कैल्डेरा में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या बोलते हैं, पीडीएफ में मैंने एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, लोनार लेक, महाराष्ट्र की लोनार क्रेटर लेक है ना, वो कैल्डेरा का एग्जांपल है। कैल्डेरा इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो ऑन द अर्थ। इतना धमाकेदार क्यों होता है? क्योंकि इनको मैग्मा की सप्लाई बहुत पास से होती है। मान लो ये वोल्केनो है तो इसका मैग्मा का चैम्बर जो होगा वो ये इतना पास होगा। पास से अगर किसी चीज़ की सप्लाई हो रही है तो बहुत जोर से वो चीज़ ऊपर आती है और बहुत तेज का धमाका होता है। सिंपल। तो कैल्डेरा की छतें भेज जाती है, नीचे ढह जाती है ना, इतना खतरनाक धमाका होता है। तो सबसे खतरनाक धमाका इसमें होता है कैल्डेरा में। उसके बाद हाँ, मैंने ये तो बताना भूल गया मैं कि कंपोजाइट वोल्केनो भी आपका धमाकेदार होता है। सिंपल। लेकिन सबसे ज़्यादा धमाकेदार होता है कैल्डेरा। नोट्स रीड करना, टेलीग्राम के ऊपर नोट्स प्रोवाइड किए हैं मैंने, एज इट इज़ वहाँ से बनाए हैं, एनसीईआरटी से।
बहुत शानदार हैं, जाके देखना। उसके बाद चौथा वोल्केनो आपके था फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि ये दो प्लेटें हैं, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा साफ सफाई कर दूं। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस का मतलब यह था कि मान लो ये कोई प्लेट है पृथ्वी के अंदर और ये कोई प्लेट है, ये दोनों प्लेटें जब दूर जा रही है, ठीक है, तो इसमें गैप आ रहा है, गैप आने की वजह से नीचे का जो लावा है, जो एनर्जी है, वो ऊपर फूट कर आती है और इस तरह पूरा बहुत लंबा चौड़ा वोल्केनो बनता है ना। इसका मैंने इमेजेस वगैरह सारा उस ग्रुप में PDF में दे रखा है, जाके रिवाइज करना अच्छे से। उसके बाद हमने देखे थे इंट्रूसिव फॉर्म्स, इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। इंट्रूसिव लैंड फॉर्म यानी जमीन के अंदर जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं। कैसे बनते हैं? लावा के कारण। लावा के कारण जमीन के अंदर कैसे भाई? देखो यहां पर लावा का मैग्मा का चेंबर है, ओके, यहां से वोल्केनो के अंदर लावा, ये आपका वोल्केनो है, ठीक है, यहां से सप्लाई, मान लो चेंबर यहां बना लेते हैं नीचे, ठीक है, यहां सप्लाई आ रही है, लेकिन यहां पर साइड में लावा फ्लो हो जाता है और साइड में बहकर लावा अंदर कूल हो जाता है और वहां बनते हैं स्ट्रक्चर्स। उन स्ट्रक्चर्स में सबसे पहला था बेथोलिथ। क्या था बेथोलिथ? बेथोलिथ जो है डोम स्ट्रक्चर है। मान लो लावा ऊपर बहता हुआ आ रहा है और ये साइड में निकल गया और साइड में जाकर ऐसे डोम स्ट्रक्चर इसने ले लिया और कूल हो गया, है ना, तो इसे बोलते हैं बेथोलिथ। सिंपल। और हमें कैसे मालूम हुआ कि ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं पृथ्वी में? जब हवा पानी की वजह से ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, ये मिट्टी की तरह बह जाता है, फिर जाके ये पत्थर बाहर निकलता है बेथोलिथ, है ना, इतने लंबे समय के बाद। तब इंसानों ने मालूम किया गया ऐसा कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है लेकोलिथ। लेकोलिथ क्या होता है? लेकोलिथ को आप बोल सकते हो क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा। ये भी इसी शेप के होते हैं लगभग, लेकिन इनके नीचे एक पाइप से लावा की सप्लाई होती रहती है, ओके। उसके बाद लेपोलिथ, फेकोलिथ, सिल, डाइक, है ना। सिल क्या होती है? जैसे लावा ऊपर की तरफ आ रहा है और ये इस तरफ गया और एकदम प्लेट की फॉर्म में ये सॉलिड हो गया, कूल हो गया, जिसे बोलते हैं सिल। और अगर ये इस फॉर्म में कूल होता है, खड़ी दीवार की फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं डाइक। तो ये हो गया आपके वोल्केनोस खत्म। चैप्टर 3 आपका रिवीजन फिनिश हो गया। अब हम चैप्टर 4 शुरू करते हैं। अब आएगा मजा। ऑफ कोर्स यार, अब तो मेरी स्पीड थोड़ी स्लो होगी, है ना, टेंशन मत लेना। देखो चैप्टर 4 पार्ट 1 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही आनंददायक है। चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने लोगों में ही जोड़ रखा है कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक जो पेंजिया महाद्वीप था वो धीरे धीरे करके अभी का जो स्ट्रक्चर है अर्थ का वो बना, ठीक है। चलिए तो शुरू से पढ़ते हैं, मज़ा आएगा। देखो आपको मालूम है कि पृथ्वी का 29% जो है वो महाद्वीप है ना, यानी सरफेस है, मतलब कि ऊपर जहां हम रहते हैं, और 71% ओशंस है जहां मछलियां रहती हैं। मछलियों को ज़्यादा दे रखा है भगवान ने, चलो कोई बात नहीं। अब देखो वाई एंड हाउ ओशन एंड कंटिनेंट्स चेंज देयर पोजिशंस, तो कैसे और क्यों ये जो ओशंस है और कॉन्टिनेंट्स है ये अपनी जगह चेंज करते हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अब्राहम ओटिलियस, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, बाद में ये धीरे धीरे सेपरेट हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम देखेंगे। बट ये ध्यान रखना कि मैंने क्या लिखा है, क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। सिंपल सी बात है, तीनों कॉन्टिनेंट पहले एक ही थे, ये कहा था ओटिलियस ने। उसके बाद एंटोनियो पेल्ग्रिनी ने एक मैप बनाया जिसमें इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को एक मैप में दिखाया गया, मतलब एक साथ जोड़कर। उसके बाद अल्फ्रेड वेगनर ने आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया 1912 में। क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको देखने से पहले हमें थोड़ी चीज़ें और रीड करनी पड़ेगी। देखो पृथ्वी का सबसे पहला स्वरूप आप देखोगे ना, कौन सा है? 540 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा था, है ना। उसके बाद लेकिन अल्फ्रेड वेगनर ऐसा नहीं मानते, उनका अलग थिंकिंग है, वो हम देखेंगे। तो ये ऐसा था, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद अभी का फिलहाल का जो है वो ये है ना। ऐसा क्यों हुआ
और ये सारी चीज़ें देखेंगे। पहले देखते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर इसके बारे में क्या सोचते हैं। जो वेगनर भैया है वो सोचते हैं कि पहले जो पृथ्वी है ना वो ऐसी थी, हाँ मतलब ऐसी ही थी, ठीक है, अंडे जैसी। तो वेगनर भैया कहते हैं कि सबसे पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, है ना, और उसके चारों तरफ पानी था। अब ये मत कहना यार कि आपने गोल बनाया तो क्या एक गोल हुआ करता था क्या? नहीं यार, स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ी होगा, वो तो कुछ भी बना दो आप, है ना। ये एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, इसको वेगनर ने नाम दिया पेंजिया, जो लिखा है यहाँ पर साफ साफ, है ना। और आसपास जो पानी भरा हुआ था उसको इन्होंने नाम दिया पेंथेल्सा। तो पेंथेल्सा महासागर के अंदर एक पेंजिया महाद्वीप था और सिर्फ वही था बीचों बीच, उसके अलावा कुछ नहीं था, ठीक है। 200 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि पेंजिया जो था बीच के अंदर जो बड़ा महाद्वीप था वो टूट गया, और अब ये बीचों बीच था ना पृथ्वी के, है ना, ये इक्वेटर मान लो आप, बीचों बीच था। तो इसका टूटा हुआ भाग जो ऊपर गया उसे उन्होंने नाम दिया लोरेशिया, और जो साउथ में गया उसे उन्होंने कहा गोंडवाना लैंड, जिसका इंडिया भी पार्ट है ना, क्योंकि इंडिया टूटकर आया साउथ में। अब देखो एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में क्या क्या सबूत हैं वो तो देखेंगे पहले हम, है ना, बिना सबूत के काम कैसे चलता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और मूव करते आए हैं पास्ट में, सिंपल सा ये मीनिंग है। अब इसका क्या प्रूफ है कि ये पहले कहीं और थे और अब इस दिशा में इस तरीके से सेटल हो गए हैं। अब जो हो गए वो तो हमें दिख रहे हैं, क्या सबूत है कि पहले अलग अलग जगह हुआ करते थे। देखो उसके प्रूफ के रूप में एक है जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट का मतलब क्या होता है यार, जैसे वो नहीं होता है क्या कि एक इमेज होती है ना, उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, है ना, वो बच्चे खेलते हैं, उनको जोड़ के एक पूरा इमेज बनाना पड़ता है ना। तो वैसे ही कुछ है, जिग्सॉ फिट उसे बोलते हैं। तो अफ्रीका की जो शोर लाइंस हैं आप देखेंगे, ये रही अफ्रीका, यहाँ की जो शोर लाइंस हैं, किनारा है और यहाँ का जो किनारा है उसमें काफ़ी सिमिलरिटी है। यानी इसको अगर उठा के आप यहाँ डालोगे ना तो ये एकदम फिट हो जाएगा इधर। देखो ये जो पार्ट है वो जाएगा यहाँ पर और ये एकदम फिट हो जाएगा। आ रही है समझ में? ये है जिग्सॉ फिट कि उन्होंने इसको काटा और यहाँ फिट करके देखा तो एकदम फिट हो गया था। तो ये एक प्रूफ है कि भाई पहले ये दोनों आपस में अटैच्ड थे। दूसरा है बुलार्ड, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1964 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा एक मैप बनाया जिससे उन्होंने इन सारे जो भी है कॉन्टिनेंट्स इन सबको एक दूसरे में फिट किया और एक मैप बनाया। समझ रहे हो? उससे इन्होंने ये दिखाया कि ये फिट हो सकते हैं एक दूसरे में, यानी ये पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सिंपल। और क्या क्या प्रूफ है? देखो रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो है जिसमें कार्बन 12 का यूज होता है, पता है ना आपको? सही है कि गलत है बताओ? गलत है भाई, C14 का यूज होता है ना, है ना, C14 का यूज होता है कार्बन डेटिंग के अंदर। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के अंदर उन्होंने ये मालूम किया कि जो 2000 मिलियन पुरानी जो रॉक्स हैं, है ना, वो मैच करती है कहाँ कहाँ की? ब्राजील की और अफ्रीका के कोस्ट की। आप देख रहे हो? ये रहा आपका ब्राजील यहाँ पर साउथ अमेरिका में, और ये रहा आपका साउथ अफ्रीका। तो यहाँ की जो रॉक्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है, 2000 साल पुरानी रॉक्स बिल्कुल सिमिलर हैं। उससे क्या मालूम होता है? सिंपल यार, ये दोनों चीज़ें आपस में पहले अटैच्ड थी। उसके बाद द अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स जो हैं वो पाए गए हैं जुरासिक एज के। इसका मतलब ये है कि जुरासिक एज से पहले ओशन एग्जिस्ट नहीं करता था। समझ गए? ऑक्सीजन अगर एग्जिस्ट होता उस एज से पहले तो उस एज के पहले के भी तो डिपॉजिट मिलते हैं ना। सिंपल सी बात है। चलो एक और प्रूफ क्या है? टिलाइट। टिलाइट क्या होती है? टिलाइट का मतलब है कि जैसे कोई रिवर बहती है ना, वैसे ही मान लो कि बर्फ है, बर्फ भी बहती है,
है ना। तो बर्फ़ की वैली जो होती है, बर्फ़ अगर ऐसे बहेगी और अपने साथ नीचे जो रॉक्स होते हैं उनको भी लेकर जाती है ना, और सेडिमेंटेशन उनका हो जाता है। तो ये बर्फ जो सेडिमेंट जमा करती है उसको बोलते हैं टिलाइट। सिंपल है ना। चलिए, तो जो देखेंगे हम, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स। ये मैंने बता दिया कि टिलाइट की डेफिनेशन क्या होती है। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया का जो गोंडवाना सिस्टम है, गोंडवाना सिस्टम का यानी अपने इंडिया का जो डीप माइनिंग हम खुदाई करेंगे तो वहाँ हमें जो टेलाइट मिलता है पुराना, बहुत पुराना, वो और अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का जो है वो सेम क्वालिटी का है। सेम क्वालिटी का मतलब सेम चीज़ है वो, समझ गए। अब फॉकलैंड आइलैंड कहाँ है भाई? फॉकलैंड आइलैंड यहाँ पर है, देख रहे हो, यहाँ पर। अफ्रीका यहाँ पर है, अमेरिका यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है। अब इन सारों का जो है डिपॉजिट मैच क्यों हो रहा है? सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें एक ही से बताएगी कि ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, हाँ, उसको प्रूव कर रहे हैं हम। उसके बाद प्लेसर डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि बहुत कीमती चीज़ें जो होती हैं, कीमती मेटल्स, उनका डिपॉजिट है ना। देखो, गाना कोस्ट में, अफ्रीका का जो गाना कोस्ट है वहाँ पर सोने की, है ना, गोल्ड की कोई सोर्स रॉक नहीं है। सोर्स रॉक का मतलब होता है कि जिससे गोल्ड निकलता है ना। लेकिन गाना में गोल्ड तो है, गोल्ड की माइंस है, लेकिन सोर्स रॉक नहीं मिली है वहाँ पर। जबकि ब्राज़ील में सोर्स रॉक भी है और इसी वजह से वहाँ पर गोल्ड तो ऑफकोर्स हो गई। तो गोल्ड माइंस गाना में भी है, ब्राज़ील में भी है, लेकिन उसकी जो मुख्य चट्टान है जहाँ से गोल्ड बनता है वो सिर्फ ब्राज़ील में है। यानी कभी ब्राज़ील और गाना कोस्ट आपस में जुड़े हुए थे। सिंपल। चलिए, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। और क्या क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स यानी मरे हुए जानवर, जब उनके हड्डियां मिलती हैं ज़मीन से हमें तो वो कहलाते हैं फॉसिल्स। लेमूर्स एक जानवर था, ये इंडिया में होता था और मेडागास्कर में होता था और अफ्रीका में होता था। अब समुद्र में तैर के तो जाएगा नहीं वो उधर, है ना। उसके फॉसिल्स अगर इन तीनों जगह मिले हैं, यानी ये तीनों जगह पास में ही थी, पहले अटैच थी, एक पूरा एक ही लैंड था, तो उसके ऊपर वो इधर से उधर दौड़ता रहता था, है ना। तो आधा परिवार उसका इधर रह गया, आधा इधर रह गया, आधा इधर रह गया, और वो फिर विद द पीरियड ऑफ टाइम ज़मीन के अंदर जमा हो गए और फिर हमने उन्हें खोद के निकाल लिया, समझ रहे हो। और हमने मालूम कर लिया कि ये सारे तो कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, ठीक है। मेसोसोरस एक रेप्टाइल था, छोटा सा, जिसके स्केलेटन सिर्फ 2 जगह मिले हैं, साउथ अफ्रीका में और ब्राज़ील में। यानी सिंपल सी चीज़ है, अगेन ये दोनों जुड़े हुए थे। आगे समझ में, तो हमने प्रूफ दिया कि ये सारे जुड़े हुए थे। वैगनर ऐसे ही तो नहीं बोल देंगे ना कि ये सारे आपस में अटैच थे, उनको कुछ प्रूफ तो देना ही होगा। तो इन प्रूफ की वजह से उनकी बात स्वीकार की गई कि हाँ वैगनर साहब सही कह रहे हैं। अब वैगनर साहब से पूछा गया, चलो ठीक है आपने कह लिया तो हम मान लिया कि भाई ये सारे जुड़े हुए थे, अब आप हमें ये बताइए कि ये अलग अलग क्यों हो गए। अगर ये सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे एक साथ तो बताओ साहब कि ये अलग क्यों हो गए। तो वैगनर ने कहा 2 कारण है ब्रो, पहला है पोल फ्लिंग फोर्स, दूसरा है टाइडल फोर्स। तो पोल फ्लिंग फोर्स क्या होती है, वैगनर को पूछा। वैगनर ने बोला देखो भाई सिंपल सी बात है, ये आपकी अर्थ है, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना, राउंड 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 घूमती है। इसी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है बाहर की तरफ, है ना, जो पृथ्वी को बाहर की तरफ खींचता है। इस वजह से यहां से तो ये बल्ड हो गई है और यहां से अंदर की तरफ बैठ गई है। समझ गए इतनी बात। अब क्या हुआ कि जब ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है गोल 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 गोल, है ना, तो जब कोई चीज गोल घूमती है
उसके ऊपर आपको अगर खड़ा कर दिया जाए, आप दो बंदों को खड़ा कर दिया जाए, आप एक दूसरे के हाथ थाम कर, तो क्या होगा, आप भी तो एक दूसरे से दूर फोर्स को फील करेंगे, है ना, आपके हाथ छूटने में आएंगे, समझ रहे हो। तो यही एग्जाम्पल वैज्ञानिक ने दिया कि भाई इसी तरह से यहाँ जो था ना आपका बिल्कुल एक पेंजिया था, पेंजिया महाद्वीप, वो फिर इस फोर्स के कारण सेपरेट हो गया, टूट गया, है ना, क्योंकि उस पर फोर्स महसूस हुआ चारों ओर से। ओके, ये उन्होंने बताया। ऐसा क्यों हुआ? रोटेशन ऑफ द अर्थ, सिंपल, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरा रीजन इन्होंने दिया वैज्ञानिक साहब ने कि टाइडल फोर्स बहुत ताकतवर थी। टाइडल फोर्स का मतलब जब सन और मून को अर्थ पर प्यार आता है तो वो इसको खींचते हैं, ठीक है, ये है कहलाती है टाइडल फोर्स, जिससे कि ज्वार भाटा आता है। यानी कि ज्वार भाटा यानी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी, जो पानी ऊपर नीचे होता है ना, सी का, ओशंस का, उसको ज्वार भाटा बोलते हैं। इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा यार चलो कोई बात नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न थी इनको ड्रिफ्ट करने में, ठीक है, सिंपल, क्योंकि ज्वार भाटा आएगा तो पानी ऊपर नीचे होगा, पानी ऊपर नीचे होगा तो कॉन्टिनेंट के जो मार्जिन है उन पर वो फोर्स लगाएगा और उसको तोड़ने का प्रयास करेगा, है ना, सिंपल। तो बस उससे हो गया। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या है? आर्थर होम्स ने 1930 में कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या है? उन्होंने बताया कि भाई सुनो, ये है क्रस्ट, ये है मेंटल और ये है कोर। तो जो मेंटल है उसमें है एस्थेनोस्फीयर, जो कि सेमी लिक्विड है, इसके ऊपर ही आपकी क्रस्ट की जो लेयर्स हैं वो बहती रहती हैं। अब देखो बहती क्यों है, ये तो बाद में हमें मालूम चला ना। आर्थर होम्स ने कहा कि ये बहती क्यों है, क्योंकि नीचे का जो लावा है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल उसमें है और वो एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज होगी तो भागेगी, है ना, हमारा सबके अंदर एनर्जी है, इसीलिए तो हम सीडीएस की ओर भाग रहे हैं, है ना। जो इंस्टा रील्स देखने वाले बंदे हैं जिनमें एनर्जी नहीं है, डल, वो कहीं भाग थोड़ी रहे हैं, एक जगह पड़े हैं। अगर जिसमें एनर्जी होगी तो वो भागेगा, एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी रिलीज होगी तो कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, है ना, ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। तो यहाँ तो जमीन है सॉलिड, यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वो फिर से इधर उधर डाइवर्ट हो जाती है। और जब वो इधर उधर डाइवर्ट हो रही है, ये है क्रस्ट आपकी, नीचे से आया लावा का एनर्जी और इधर उधर फैल गया। तो इधर उधर फैलने से प्रेशर पड़ रहा है इस पर, है ना, हवा तो नहीं है ना बीच में, एक दूसरे के बीच में फ्रिक्शन है, तो इसलिए इस पर प्रेशराइज होती हैं चीज़ें और फिर धीरे धीरे ये क्रस्ट जो है वो टूट जाती है ना, टूट कर बहने लगती है। यही थ्योरी सिंपल सी आर्थर होम्स ने बताई। आगे बात समझ में क्लियर है यार, छोटी सी चीज़ है। अब देखते हैं मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। जब ओशन के फ्लोर को मैप किया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो मालूम चला कि ओशन का फ्लोर फ्लैट नहीं है, उसके अंदर भी उतार चढ़ाव है, उसके अंदर भी पहाड़ियाँ हैं, ट्रेंचेस हैं यानी खाइयाँ हैं, है ना, माउंटेन रेंजेस है। और ये कहाँ है? ज़्यादातर कॉन्टिनेंट की मार्जिन्स पर है, यानी जहाँ पर ये दो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से भिड़ रहे हैं वहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो ओशनिक रीजेस होती हैं, जहाँ से मान लो एक प्लेट दूर गई, दूसरी प्लेट इधर गई, नीचे से आया लावा और वो हो गया कूल, तो यहाँ पर एक रिज बन गई पहाड़ी। उस रिज के आसपास की चट्टानें जो देखी गई ना दूर दूर तक, इधर की चट्टानें इधर की चट्टानें, तो ये सेम थी और बिल्कुल यंग थी। यानी क्या हो रहा है कि सी का फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है, नए स्ट्रक्चर सी में बन रहे हैं, है ना। जब कॉन्टिनेंट की मिट्टी को देखा गया और इस अंदर की मिट्टी को देखा गया, तो ये जो ओशन के अंदर की मिट्टी थी वो काफ़ी यंग थी, है ना, खास तौर पर जो मिड ओशनिक रिज के पहाड़ी के पास पास वाली मिट्टी जो थी,
इसका मतलब क्या है कि हमेशा वहाँ से मिट्टी अंदर से बाहर आती जा रही है लावा के रूप में। समझ रहे हो ना आप? चलो, तो इससे भी हमें मालूम चला कि ऐसा हो रहा है ना, प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसक रही है। ओशन फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन, ओशन फ्लोर में क्या क्या चीज़ें होती है? फर्स्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होता है भाई? ये आपका कॉन्टिनेंट है, ये किनारा जो है ना वही है कॉन्टिनेंट का मार्जिन, सिंपल। डीप सी बेसिन्स, बेसिन्स क्या होते हैं? डिपॉजिट हो गया, यहां से कोई चीज़ बही पानी के अंदर डिपॉजिट हो गई, डीप सी बेसिन। मिड ओशनिक रीजेस, मैंने बता दिया कि ये दो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जा रही है तो गैप डेवलप हुआ, अंदर से लावा आया और पानी के अंदर कूल हो गया, तो क्या बन गई? मिड ओशनिक रीज। अब देखो एबाइसल प्लेन्स क्या होते हैं? अब मैं चल रहा हूं, देखो मैं बताता हूं आपको कि यहां पर ये सी का फ्लोर है और आप ऊपर जाएंगे तो ये मान लो आपका कोई भी पहाड़ है, पहाड़, ठीक है, सी का फ्लोर है, यहां पर पानी भरा हुआ है, ये ओशन है आपका, है ना। अबाइसल प्लेन क्या होता है वो बताने वाला हूं। आप अंदर गए तो आपको दिखी छोटी सी पहाड़ी, पानी के अंदर जो पहाड़ी है, सिंपल सी बात है, वो ओशनिक रिज है, मिड ओशनिक रिज, ठीक है। अब जहां से ये पहाड़ से हम उतरे, है ना, तो सीधा तो नहीं आ जाएगा ना ओशन, पहले पहाड़ से उतरेंगे फिर ऐसा कुछ लैंड आएगा प्लेन, उसके बाद हम ओशन में जाएंगे, है ना। तो ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं जो पानी के अंदर होता है, सॉरी, है ना, मैं इमेज में बता देता हूं आपको, एक सेकेंड, इमेज में अच्छा रहेगा। देखो ये था आपका पहाड़, आप पहाड़ से उतरे, यहाँ आ गया पानी, पानी में जब आप उतरे और जहाँ तक ये ढाल शुरू नहीं होती है तब तक जो पानी के अंदर का जो ज़मीन है वो कहलाती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये भी कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, ये जो ढाल है इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ढाल, सिंपल। जब हम पानी में आ गए और पानी में एक फ्लैट जगह पर हम आ गए तो इसे बोलते हैं अबाइसल प्लेन, दिख रहा है आपको, है ना। और मान लो कि मैं यहाँ से फिर से ऊपर जाना चाहता हूँ मैं, तो जहाँ से पहाड़ी की वापस से शुरुआत होगी यहाँ से, इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, है ना, कॉन्टिनेंटल राइज हो रहा है वापस से, ठीक है। सी माउंट क्या होते हैं? पृथ्वी के पानी के अंदर जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, पहाड़ बोला है मैंने, वोल्केनो नहीं बोला, पहाड़ बोल रहा हूँ, सिर्फ पहाड़। तो जो पहाड़ होते हैं इन्हें बोलते हैं सी माउंट। मान लो कि हिमालय पर्वत जो है आपका पृथ्वी पर नहीं होता, पानी के अंदर होता, तो उसे हम हिमालय माउंटेन नहीं बोलते, हिमालय सी माउंटेन बोलते हैं, सिंपल। उसके बाद वोल्केनिक आइलैंड पता ही आपको, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमने देख ही लिया। ये है आपके मिड ओशनिक रिजेस, देख रहे हो आप, है ना। जब मान लो इस रिज को उठा के यहां ले आओ, इस रिज को उठा के यहां ले आओ, ये पहले एक ही रिज थी, है ना, एक ही थी, ये लास्ट वाली रिज है ना, ये दिख रही है आपको, ये थी एक ही। उसके बाद क्या हुआ कि जो प्लेटें थी वो दूर दूर जाना स्टार्ट हुई, है ना, और एक के बाद एक रिजेस बनती गई, है ना। अब क्या होगा यहाँ से बताओ आगे, यहाँ से लावा आएगा, कूल होगा, एक और पहाड़ी बनेगी, रिज बनेगी, है ना, फिर वो टूटकर अलग हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगी, मतलब ये जो है ये यहाँ हो जाएगी फिर, और समझ रहे हो ना, सिंपल सी बात है यार, छोटे बच्चे की तरह समझा दिया, क्लियर। कॉन्टिनेंटल शेल्फ मैंने आपको बता दिया, कॉन्टिनेंटल मार्जिन मैंने आपको बता दिया, डीप सी बेसिन बता दिया मैंने आपको, अबाइसल प्लेन मैंने आपको समझा दिया, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अबाइसल प्लेन में क्या होता है? सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। मिड ओशनिक रीजन्स मैंने आपको बता ही दिया, कितनी बार बताऊंगा। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी हुई ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये कुछ प्लेटें हैं, देखेंगे आप, इंडिया कहाँ है, ये रहा। इंडिया की जो प्लेट है सिर्फ इतनी नहीं है, इंडिया जब आया था तो ये पूरी प्लेट थी, है ना, ये आकर हुई थी भिड़ंत यूरेशियन प्लेट के साथ। तो ये प्लेट जो है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाती है, पूरी अटैच्ड है।
और ये फोर्स डाल रही है इस तरफ यूरेशियन प्लेट के ऊपर, और जब ये फोर्स डाल रही है उसी के कारण फोल्डिंग हुई, और फोल्डिंग में से हमारा हिमालय माउंटेन यहां पर बना। ठीक है, उसके बाद तो आपको मालूम है कि यहां पर तो तिब्बत का प्लेन है ना। चलिए, उसके बाद आप देखेंगे ये सारी प्लेटें, देखिए मेजर प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट हैं और बाकी छोटी छोटी प्लेट हैं। मेजर प्लेटें में आप देखेंगे तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये होगी 2, तीसरी है पैसिफिक प्लेट, चौथी है साउथ अमेरिकन प्लेट, 5वीं है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, 6ठी है अफ्रीकन प्लेट और 7वीं है यूरेशियन प्लेट। ये बड़ी बड़ी प्लेटें हो गई, है ना। छोटी प्लेटों की बात करें तो अरेबियन प्लेट, ठीक है, कैरिबियन प्लेट, कोकोवाज एंड नाजका प्लेट, जुआन दी फुका प्लेट, फिलीपीन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, सॉरी अंटार्कटिका भी तो बड़ी प्लेट है। उसके बाद छोटी प्लेट की बात करें तो स्कॉटिया प्लेट, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इन प्लेटों पे आप देखेंगे बहुत ही मज़ेदार चीज़ कि इन प्लेटों का मूवमेंट किधर हो रहा है। ध्यान से देखो, इन प्लेटों का मूवमेंट आप देखो। यहां पर आप देखोगे ये जो छोटी प्लेट है ये जा रही है इस तरफ ईस्टवर्ड, ये नाजका प्लेट भी जा रही है ईस्टवर्ड, देख रहे हो आप। तो ये यहां पर प्रेशर डालती हैं, प्लेट जा रही है तो क्या होगा, ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, तो जो हैवी प्लेट होगी वो क्या कर जाएगी, नीचे इसके चली जाएगी। इसे बोलते हैं सबडक्शन, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हो जाती है, जो हैवी प्लेट है, हाई डेंसिटी प्लेट, वो लो डेंसिटी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। लो डेंसिटी प्लेट का मतलब जो ऊपर तैर रही है यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट, और हाई डेंसिटी प्लेट का मतलब ओशनिक प्लेट, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर 2 कॉन्टिनेंटल प्लेटें भी हैं, मान लो ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो भी जो हाई डेंसिटी वाली है वो नीचे चली जाएगी और बाकी उसके ऊपर आ जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर सब जगह हो रहा है, जहाँ जहाँ प्लेटें भिड़ रही हैं, ठीक है, सब जगह हो रहा है। और जब ऐसी चीज़ होती है तो बनता है ट्रेंच। ट्रेंच यानी खाई, दिख रही है आपको, ये इसे बोलते हैं ट्रेंच। ठीक है, और यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और यहीं से निकलती है, और यहीं पर वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स आते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो पैसिफिक रिम है पूरी, इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि सारे प्लेटें एक दूसरे से भिड़ंत हो रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वोल्केनोज और अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आते हैं। देखो आप ध्यान से, रिंग ऑफ फायर, ये पूरी आपकी रिंग ऑफ फायर है। वोल्केनोज की संख्या देखो कितनी ज़्यादा है। जो डार्क दिख रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे डॉट, ये वोल्केनोज है, ठीक है, ये वोल्केनोज है। और ये जो चीज़ें दिख रही है आपको हल्के डॉट, ये आपके हैं अर्थक्वेक वाले इलाके। ये देख रहे हो आप, मिड अटलांटिक रिज, है ना। देख रहे हो आप, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच कर रहा है। इस स्ट्रक्चर से देखो, इससे मिलाओ, है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है। अरे इसी का तो हिस्सा है ये, इसी का तो हिस्सा है यहाँ तक। बस बात इतनी सी है कि ये पानी के अंदर हमें दिखता नहीं है ना। तो ये चीज़ क्या हो रही है कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, और दूर जाने से लावा बाहर निकल रहा है और पानी के कारण ठंडा हो जाने से सॉलिड हो रहा है, और ये पूरी यहाँ पर एक रिज बन रही है। इसे कहते हैं मिड अटलांटिक रिज, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन के अंदर है ना। उसके बाद ये रिंग ऑफ फायर है, क्योंकि यहाँ पर वोल्केनोस आपके पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, मैंने आपको रीज़न बता दिया कि प्लेटें भिड़ रही हैं दम लगा के। कौन कौन से वोल्केनोस पाए जाते हैं वो भी तो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इसके वेस्ट में देखेंगे आप, यहाँ पर हवाईयन आइलैंड है, और वहाँ पर किलाउआ और मोना लोआ माउंटेन वोल्केनोस हैं। और मैंने आपको बताया था हवाईयन वोल्केनोस कौन से टाइप के वोल्केनोस है, बताओ मेरे को। शील्ड वोल्केनोस है। क्या खासियत होती है शील्ड वोल्केनोस की, इनका लावा बेसिक होता है, जिसे बेसाल्टिक लावा बोलते हैं। एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं, लेकिन जब पानी अंदर जाएगा तो धमाका करेंगे। पानी पीना इनको स्वीकार नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ शील्ड वोल्केनोस का चीज़ें हैं।
आप बताओ मुझे। अच्छा, और कौन कौन से वोल्केनोज हैं? माउंट पिनाटुबो, माउंट क्राकाटो, माउंट तंबोरा इंडोनेशिया में, दोनों ही। तोंगा आइलैंड जो रिसेंटली पता है आपको 1-2 साल पहले अभी इरप्ट हुआ था, है ना। अच्छा, माउंट कोटोपेक्सी एक्वाडोर में, है ना। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है यार। माउंट किलिमंजारो, माउंट एतना, माउंट वेसुवियस। आपका होमवर्क ये है कि आप पता लगाएंगे कि ये कौन कौन से इलाके में है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये तो पता है, कौन कौन से देश में है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, लिखकर। चलिए, ये आपका होमवर्क है। अब मेन चीज कि जो अर्थक्वेक आता है उसका एक फोकस होता है, पता है आपको। जो मिड ओशनिक रीज है वहां पर अर्थक्वेक का फोकस ज्यादा गहराई में नहीं होता, ज्यादा गहराई में नहीं होता। क्यों? क्यों बताओ? क्योंकि वहां से लावा रिसेंटली इरप्ट होता रहता है ना, लगातार लगातार होता रहता है, यानी वो एक्टिव है बिल्कुल, है ना, पूरी रीज एक्टिव है। तो यहां से लावा की सप्लाई बहुत पास में ही होती है ना, सप्लाई पास में होती है, यानी फोकस पॉइंट अर्थक्वेक का पास में होगा, सिंपल। अल्पाइन हिमालयाज में आप देखेंगे तो पहली बात तो हिमालय अगर सी फ्लोर में देखूं, उसके बाद सी का पानी देखूं, उसके बाद पृथ्वी की लेयर की कॉन्टिनेंट की शुरुआत होती है, उसके बाद भी हिमालय इतना ऊपर है। तो अफकोर्स सी बात है कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नीचे ही तो जाएगा। हाँ, फोकस जो होगा अर्थक्वेक का वो डीप ही तो होगा। कि मैंने आपको बताया था कि हिमालय कैसे बनाए, फोल्डिंग के द्वारा। फोल्डिंग क्या होती है? जब प्लेटें आपस में भिड़ती हैं तो फोल्डेड होती हैं और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एनर्जी जाती है। एनर्जी जाती है तो मिट्टी को भी लेके जाती है यार, जिससे माउंटेन बनता है। सिंपल। चलिए, वोल्केनोस का मैप भी सेम पैटर्न में है जो मैंने आपको बता दिया था, है ना, जिस पैटर्न में आपका अर्थक्वेक का पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ से ये रही मिड अटलांटिक रीच, यहाँ पर ये डिवाइड हो रही है, आधी जा रही है आपका ईस्ट अफ्रीका की तरफ और ईस्ट आधी जा रही है आपका इंडियन ओशन की तरफ, और यहाँ का एक पार्ट इसका इधर भी जा रहा है, दिख रहा है आपको, म्यांमार की तरफ। और अर्थक्वेक जोन्स की बात करें तो ये देख रहे हो आप, इंडिया का भूकाल देखो आप कितना दूर तक है, चाइना के हाफ तक। यानी अगर भूकंप आता है, भूकंप पहली बात तो क्यों आएगा, ये यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट ने आकर यहाँ पर धमाका किया है, भिड़ंत की है इतने साल पहले, है ना। यानी प्लेटें अभी भी एक दूसरे में जा रही है और हिमालयाज अभी भी राइज कर रहा है, पता है आपको, इनकी मूवमेंट कभी रुकती नहीं है। तो जब कभी अगर भूकंप आना हुआ तो यहाँ तक आ सकता है, आएगा किसकी वजह से? हमारी वजह से। ठीक है, तो भाई चाइना वालों को कह लो कि समझ जाएं वरना भौकाल मचा देंगे। कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है? हैरी हेस भैया ने ये कंसेप्ट दिया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सिंपल सा मतलब है यार, देखो ये रहा समुद्र और ये रहा समुद्र का फ्लोर, दिख रहा है आपको, ये बना दो, ठीक है, ये रहा समुद्र, ये रहा फ्लोर। क्या हो रहा है कि नीचे से आई एनर्जी और ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला तो एनर्जी इस तरफ, दोनों तरफ डिवाइड हो गई। लेकिन ऐसा हमेशा होता रहेगा तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और एक बार में क्या होगा कि ये यहाँ से टूट जाएगी प्लेट, एक प्लेट चली जाएगी इधर, एक प्लेट इधर, बीच में आ जाएगा गैप और यहाँ से एनर्जी आ जाएगी बाहर। लेकिन ऊपर तो पानी है तो एनर्जी हो जाएगी ठंडी और यहाँ पर बन जाएगी रिच। ये जो लावा आया ठंडा होकर जम गया, है ना, और ऐसे ही फिर से एनर्जी आएगी और फिर से ये प्लेटें दूर भागेंगी, है ना, फिर ये फ्लैट होता जाएगा, ऐसे ऐसे फ्लैट नहीं ऊंचा होता जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो फिर हैरी हेस भैया से पूछा गया कि भैया अगर सी का फ्लोर स्प्रेड हो रहा है तो हमारी पृथ्वी बड़ी क्यों नहीं होती जा रही? पृथ्वी तो वैसी की वैसी है, आप कह रहे हो सी का फ्लोर स्प्रेड होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो हैरी हेस भैया ने कहा कि भाई ये जो ज़मीन है वो जाएगी कहाँ?
कहीं नहीं जाएगी, इसको आगे मिलेगी एक लो डेंसिटी वाली ज़मीन, उसके अंदर धंस जाएगी, है ना। इधर भी ऐसे ही होगा और ऐसे ही ये जो रोटेशन है वो चलता रहता है। एनर्जी आती है, लावा आता है, इन प्लेट्स को इधर उधर धक्का देता है और फिर आगे जाकर ये प्लेटें दूसरी प्लेटों के नीचे धंस जाती हैं। बस ऐसे ही सी फ्लोर स्प्रेड होता रहता है। समझ गए? इजी ना, इसको रीड कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर 4 का पार्ट 1 यहाँ पर फिनिश होता है। जय माँ काली खप्पर वाली। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड डू रिवाइज फॉर श्योर।